everyone, I am Rukmani Sharma and in this video I am going to explain every important thing from the chapter respiration in organisms. इन नोट्स को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे तो लेसन की हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी. Why do we respire? हम सांसें क्यों लेते हैं? All the living organisms आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, जिसे माइक्रोस्कोप से देख सकें. जितने भी जीवित प्राणी हैं, हम हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सब इतनी छोटी एक यूनिट से बने हुए होते हैं जिसे हम वैसे नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. और इन माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स को कहते हैं सेल, यानी कि सभी लिविंग प्राणी सेल से बने हुए हैं. दीज सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस. इन सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं. टू परफॉर्म इन दीज ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इनका काम होता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, और फिर बाद में जो वेस्ट है उसे बाहर बॉडी से निकाल देना. द सेल्स कैन परफॉर्म दिस फंक्शन. सेल्स ये काम केवल तब ही कर सकते हैं इफ़ दे गेट द एनर्जी टू डू सो, अगर उनमें ये करने की एनर्जी हो. हैंस अतः ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, और एनर्जी पाने के लिए क्या चाहिए? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड चाहिए. विच गिव्स देम द रिक्वायर्ड एनर्जी, जिससे कि उन्हें ज़रूरी एनर्जी मिल जाती है. द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड, जो फूड में एनर्जी होती है, फूड हम जो खाते हैं उसमें एनर्जी होती है, वो रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी में व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर और ब्रीथ, जब ऑर्गेनिज्म या तो सांस लेते हैं, जिसे कि रेस्पायर भी कहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है. हाउ डू फूड हेल्प अस इन गेनिंग एनर्जी. अब फूड हमारी एनर्जी लेने में कैसे हेल्प करता है, चलिए ये भी देखते हैं. एज वी ब्रीथ, जैसे हम सांस लेते हैं, वी टेक इन द एयर, हम सांस को अंदर लेते हैं. दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इन इट, उसमें ऑक्सीजन होती है. एंड ब्रीद आउट एयर, फिर हम सांस बाहर निकालते हैं उस हवा को, विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल्स, जो हमारे सांस के अंदर ऑक्सीजन जाती है वो फिर हमारे सारे सेल्स में पहुंच जाती है. हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड, और वो फूड को ब्रेक करती है. एंड वी गेट एनर्जी, और हमें एनर्जी मिल जाती है. व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर वर्ड बना है सेल से, तो जो सेल्यूलर यानी कि सेल्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, वो प्रक्रिया होती है इन विच जिसमें द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल, जिनमें कि वो खाना जो हम खाते हैं वो सेल्स में जाके ब्रेक हो जाता है. विच रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, और जिससे एनर्जी रिलीज होती है. ऑल द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेल्यूलर रेस्पिरेशन. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो सेल्स होते हैं उन सभी में सेल्यूलर रेस्पिरेशंस होता है. रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ए सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल ऑर्गेनेल में होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स इन, जो ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म सांस के अंदर लेता है अपने में, रिएक्ट्स विद द कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करती है जो कि ग्लूकोज होता है, प्रेजेंट इन द फूड. फूड में ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से यानी कि कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करता है. एंड रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है. इसके लिए ये फॉर्मूला आप याद रखिए. ग्लूकोज reacts with oxygen, produces energy, and it results in carbon dioxide and water.
तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का परिणाम क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई और फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये प्रोड्यूस हुए रिजल्टेंट के रूप में। C6H2O6 एंड 6O2 रिजल्ट्स इन या प्रोड्यूसेस आप कह सकते हैं। रिजल्ट्स इन जहाँ एरो है या तो रिजल्ट्स इन बोलिए या प्रोड्यूसेस बोलिए। 6CO2 एंड 6H2O। तो ये आपको इक्वेशन इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे, केमिकल इक्वेशन। इसे आपको याद करना होगा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। दोनों का फ़र्क आप देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये केवल ऑक्सीजन जब मौजूद हो तभी होता है। और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती तो वो, और फिर भी वहाँ पर सेल्स में रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में इट लीड टू रिलीज ऑफ ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत एनर्जी रिलीज होती है। एनॉर्बिक में इट रिजल्ट्स इन ए लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम रिलीज होती है। एरोबिक में ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। पर्सन में और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है और कभी कभी ह्यूमन बींग्स में भी होता है ये एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रिलीज होते हैं। एनॉर्बिक में एनिमल मसल सेल्स रिलीज लैक्टिक एसिड। जो एनिमल की मसल सेल्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं और जो यीस्ट होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ये यहाँ पर केमिकल इक्वेशन दी है, इसको आप याद करेंगे। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट रिजल्ट्स इन, कह सकते हैं, या इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। C6 यानी कि इन्हें मॉलिक्यूल भी पढ़ सकते हैं और या सिंपली जैसे लिखा है वैसे भी आप इनको पढ़ सकते हैं। C6H12NO6 और ये रिएक्ट जब करेंगे तो वो ये 6O2 के साथ करेंगे और इससे प्रोड्यूस क्या होगा, 6CO2 और 6H2O। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है, ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन तो उसमें होती नहीं, तो यहाँ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन नहीं आएगा। ग्लूकोज विल रिजल्ट इन इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो C6H12O6 विल रिजल्ट इन, या आप ये भी कह सकते हैं विल प्रोड्यूस C2H5OH और साथ में एंड, इसको एंड लगा के पढ़िए, एंड 2CO2। अब है एनारोब्स, ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वो ऑर्गेनिज्म जो एयर की एब्सेंस में भी जीवित रहते हैं उन्हें कहते हैं एनारोब्स। दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हैंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन, और इसीलिए बिना ऑक्सीजन के भी उन्हें एनर्जी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट के साथ ऐसा होता है। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनि का मतलब होता है वन, ये वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट एग्जिस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल, और वो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। एज ए बाय प्रोडक्ट दे रिलीज एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वे जब रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो
वो रिलीज़ करते हैं बाय प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपने इक्वेशन में अभी यहाँ पर देखा है, इसको आप याद रखिए। ये ग्लूकोज है, ये जो एनारोबिक होता है उसमें ग्लूकोज ही होता है, तो वो इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करेगा। ग्लूकोज को केमिकल उसमें लिखने के लिए आप फॉर्मूला में C6H12O6 लिखेंगे, इथेनॉल को C2H5OH लिखा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को 2CO2 लिखा जाएगा। तो इनको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको इन चीज़ों को। इट इज़ वाई दे आर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। उन्हें वाइन और बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ कोल्ड एज एल्कोहल फर्मेंटेशन, और उसे एल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में भी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है। समटाइम्स मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। कभी कभी जो मनुष्य की मसल्स होती हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पायर करती हैं। दिस जनरली हैपन्स व्हेन वी अंडरगो ए हैवी एक्सरसाइज। ऐसा तब होता है जब बहुत हम भारी एक्सरसाइज कर रहे हों, जैसे रनिंग फास्ट, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए कर रहे हों। इन सच सिचुएशंस द मसल्स रिक्वायर मोर एनर्जी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट इनफ, और ऑक्सीजन की उतनी सप्लाई होती नहीं, तो इसीलिए एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है। हैंस एनॉर्बिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स। एज ए रिजल्ट ऑफ मसल्स ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और ऐसी स्थिति में मसल लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं अलॉन्ग विद एनर्जी। एनर्जी तो प्रोड्यूस करती ही करती हैं। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स। ये लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा हो जाता है एंड कॉजेज क्रैम्प्स, जिससे कि क्रैम्प होता है, एकदम से मसल अकड़ने लगती है, बहुत भयानक पेन होता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन फील क्रैम्प्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसी समय क्रैम्प आते हैं। इन क्रैम्प क्या है? एक तरीके से मसल का ऐंठ जाना। ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स, क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए वी कैन टेक ए हॉट वाटर बाथ, हम गर्म पानी में नहा सकते हैं, और मसाज अवर मसल्स, या मसल्स को मसाज कर सकते हैं, उन पर मालिश कर सकते हैं। दिस इज़ सो बिकॉज हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन इन द मसल्स, क्योंकि हॉट वाटर बाथ से या मसाज करने से उस मसल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और उसे ऑक्सीजन मिलने लगती है उस वाले पार्ट को। एज ए रिजल्ट द ऑक्सीजन रीचेज द सेल्स ईजीली, ऑक्सीजन आसानी से सेल में पहुंच जाती है, विच ब्रेक्स ऑन द लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक करती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ये इसकी इक्वेशन है, याद रखिए। ग्लूकोज रिजल्ट्स इन या प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हो, एनर्जी भी। अब ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। ब्रीदिंग को हम कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेस होती है इन विच ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें कि कोई भी प्राणी अपने जो भी उसके रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स होते हैं, टेक इन द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, रिच एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, ऑक्सीजन रिच एयर यानी कि वो हवा अंदर अपने अंदर लेता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है और जो उसके आसपास की सराउंडिंग में होती है, रिलीज आउट एयर, और उस एयर को बाहर निकालता है दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ब्रीदिंग अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन द ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग लगातार होती ही रहती है। इनहेलेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर, हवा को अंदर लेने की, एयर को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसे इनहेलेशन कहते हैं। दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाती है। एक्सहेलेशन क्या होता है? इज ए प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट एयर, ये एयर को बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली बारी बारी से।
पहले इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल करेंगे इन द ब्रीदिंग प्रोसेस, और यही ब्रीदिंग प्रोसेस कहलाती है। ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है? कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीद इन ए मिनट। एक आदमी 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, वही उसका ब्रीदिंग रेट है। ए ब्रेथ कैन बी डिफाइंड एज एन इनहेलेशन। आप ब्रेथ को इनहेलेशन कह सकते हैं, इनहेलेशन के बाद जिसमें एक्सहेलेशन भी होता है। ब्रीदिंग रेट इज़ नॉट ऑलवेज कॉन्स्टेंट इन द ह्यूमन बींग्स। कॉन्स्टेंट का मतलब सेम, एक जैसा। ब्रीदिंग रेट ह्यूमन बींग्स में एक जैसा नहीं रहता हमेशा। वी जनरली ब्रीथ फास्टर। हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं वैन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। दिस इज सो बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। दैट कैन ब्रेक डाउन द फूड, जो फूड को ब्रेक कर सके एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग ब्रीथ 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। जो एवरेज एडल्ट होते हैं वो 15 से 18 टाइम तक सांस लेते हैं 1 मिनट में। वाइल एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करते समय ये रेट 25 टाइम्स 1 मिनट में हो सकता है, यानी कि 1 मिनट में 25 टाइम्स वो सांस ले सकते हैं, क्योंकि फास्ट फास्ट लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या रिलेशन होता है ये आप यहाँ पर देखेंगे। ये ब्रीदिंग का यहाँ पर दिखाया गया है। जब जो ब्लू है वो देखिए ज़रा, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और जब बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अंदर जाते समय ऑक्सीजन जा रही है। अब यही ऑक्सीजन फिर यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से निकल के ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये यहाँ पर जो फिगर बनाई हुई है ये सेल होता है, और इसमें से जो ये हमारी आई थी ऑक्सीजन, ये अंदर जाती है यहाँ से, और फिर यहाँ से ये सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाकर ये बाहर निकल जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये जाने के बाद सेल में जो भी प्रोसेस थी वो होने के बाद बाहर निकल गई, और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गई है। आप ये देख रहे हैं सेल के अंदर गई है। अब यहाँ पे जब ये अंदर गई है तो ग्लूकोज था हमारे खाने में, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था C6 और H12 और O6, ये था हमारे ग्लूकोज था ईटिंग से जो हमारे फूड में होता है। और तब ये जब ये रिएक्ट करता है तो ये वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलता है, और यही इसीलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें वाटर वेपर ज़्यादा होता है। यहाँ ये फॉर्मूला भी लिख के आपको ये दिया है, यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर डूइंग ए फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और रनिंग। फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉक किया, रन किया, उसके बाद हमें भूख क्यों लगती है? When we do a physical activity, the food that is present in our body is converted into energy. क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो फूड हमारी बॉडी में होता है वो बदल जाता है एनर्जी में। Since all the food gets consumed in generating the energy, क्योंकि जितना फूड था वो तो एनर्जी बनाने में बदल गया, यूज़ हो गया। We start feeling hungry, इसीलिए हमें भूख लगने लगती है। Hence, in order to gain more energy, we need to eat more food. हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा हमें खाना पड़ता है। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं या प्लेयर्स होते हैं वो खाते भी ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स में ब्रीद करने का ये मैकेनिज्म यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमारा नेज़ल पैसेज है, नोज़ का पैसेज। नेज़ल नोज़ के लिए प्रयोग होता है, पैसेज रास्ता होता है। इसके बाद ये ओरल कैविटी है जो कि मुंह से भी सांस लेते हैं। फिर ये फेरिंग्स है, इसके बाद ये हमारा ट्रैकिया है, और इसके बाद फिर ये हमारे लंग्स होते हैं। और लंग्स ये बाहर जो लंग्स हमारे दो होते हैं, एक ही साइड होता है, एक ही साइड होता है। और इसके बाद ये हमारी ये रिब्स होती हैं जो आप ये देख रहे हैं ऐसे रिब के, जिसमें हमारे ये सारे ऑर्गन बिल्कुल सेफली रखे हुए होते हैं। और ये नीचे ये वाला पार्ट ये डायफ्राम होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, वी टेक इन द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स।
हम अपने नोस्ट्रिल, जो नाक के छेद होते हैं उन्हें नोस्ट्रिल्स कहते हैं, एनवायरनमेंट में से हवा लेते हैं उनके द्वारा, विच ट्रेवल थ्रू द नेजल कैविटी, जो कि इस नेजल कैविटी में से होकर अंदर जाती है। दैन इट मूव थ्रू द विंड पाइप एंड रीचेज द लंग्स, फिर ये विंड पाइप से होते हुए लंग्स में पहुंच जाती है, जैसे भी मैंने आपको दिखाया। द लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, लंग चेस्ट की कैविटी में होते हैं रखे हुए स्थित, जो कि सराउंडेड होते हैं रिब से, ताकि उन्हें कोई डैमेज ना हो। ऑन द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी लेज ए मसल शीट कॉल्ड डायफ्राम। अब ये चेस्ट का ये फ्लोर है, ये चेस्ट का फ्लोर है, यहाँ ये मसल होती है, जो डायफ्राम आप देख रहे हैं ये मसल होती है एक्चुअली में, ये डायफ्राम होता है। याद रखें इन चीज़ों को। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, सांस लेने के दौरान, द मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम टेक्स प्लेस, डायफ्राम भी ऊपर नीचे होता है और रिब्स भी। दिस इज सो बिकॉज द लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं, कब? जब भरते हैं हम उनमें हवा, फूल जाएंगे। गुब्बारे में हवा भरते हो तो फूलता ही है ना, तो लंग्स में जब एयर जाएगी तो फूलेंगे, और जब बाहर निकलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। एज वी टेक इन द एयर इट फिल्स अप द लंग्स, जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारे लंग्स में जाके वो भर जाती है। दिस मूव दैट डायफ्राम डाउनवर्ड्स, जो डायफ्राम ऐसे है अब वो नीचे की तरफ हो जाता है ऐसे, एंड द रिब्स आउटवर्ड्स, और रिब्स भी फैल के बाहर की तरफ को और फैल जाती है। तो इस तरीके से वो अपनी जगह बनाती है एयर वहाँ पर जाकर। द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर फ्रॉम द बॉडी, जब लंग्स एयर को रिलीज करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं, विच ब्रिंग्स बैक द डायफ्राम, तो डायफ्राम फिर अपनी इसी पोजीशन में हो जाता है, एंड द रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और रिब्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती हैं। अब ये देखिए, ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट है, यहाँ आपको देख के पता चल जाएगा। आपने ब्रीदिंग इन में एयर इनहेल करी, अंदर गई, चेस्ट क्या हुआ? एक्सपैंड हो गई, बढ़ गई, डायफ्राम फैल गया आपका। अब जो एब्डोमेन है वो भी फैल गया, क्योंकि सांस वहाँ पे भी उसका असर पड़ेगा। अब आपने ब्रीद आउट किया तो इसे कहेंगे एक्सहेल। एयर को एक्सहेल किया तो जो चेस्ट थी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि इसमें जो एयर थी वो तो बाहर निकल गई है, और जो डायफ्राम था वो भी देखिए यहाँ पर ऐसे था, अब ये ऊपर हो गया है डायफ्राम, और जो एब्डोमेन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। पहले ये बढ़ गया था, आप देख रहे हैं पोजीशन ना, अब ये वो हो गया है, मतलब अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ये, क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स कर रहा है इस वजह से। वाई डू वी स्नीज, हमें छींक क्यों आती है? एज वी इनहेल द एयर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, जब हम सराउंडिंग्स की एयर, सराउंडिंग में जो एयर होती है उसे हम इनहेल करते हैं, समटाइम वेरियस अनवांटेड एलिमेंट्स, कभी कभी उसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जैसे स्मोक है, डस्ट है, वो भी उसमें शामिल होते हैं। हाउएवर दे गेट स्टक इन द हेयर इन अवर नोस्ट्रिल्स, आपने देखा है नोस्ट्रिल में अंदर हेयर होते हैं, वो उनमें फंस जाते हैं। बट सम ऑफ देम कैन गेट थ्रू द नेजल कैविटी, लेकिन कुछ नेजल कैविटी में से होके अंदर भी पहुंच जाते हैं। दे दस कॉज इरिटेशन इन द नेजल कैविटी, उससे वो नेजल कैविटी में इरिटेशन करते हैं। जो हेयर में फंस गए वो तो बाहर निकल जाएंगे जब आप नोज अपनी क्लीन करते हैं, लेकिन जो नेजल कैविटी में चले जाते हैं वहाँ इरिटेशन करते हैं, विच मेक्स अस स्नीज, जिससे में छींक आती है। दिस हेल्प्स इन गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स आउट ऑफ द नेजल कैविटी, छींकने से नेजल कैविटी में जो पार्टिकल्स चले गए थे वो बाहर निकल जाते हैं। वाई डू वी ब्रीद आउट, सॉरी व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम किस चीज़ को बाहर निकालते हैं? ये डायग्राम भी बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बड़े काम का है। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। जब बाहर निकालते हैं तो 16% ही रह जाती है, कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% होती है, और जब हम अंदर लेते हैं कम होती है बहुत। जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, 4% होती है। वाटर वेपर बहुत ही कम होता है, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो मोर होता है। आपने देखा ना, एनर्जी और वाटर वेपर रिलीज होता है ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है, आपने उसमें इक्वेशन में देखा था।
ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन बींग तो इस प्रकार से ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन ऐसे होता है, लेकिन सारे एनिमल्स नहीं ऐसे करते हैं। अब औरों के बारे में हम पढ़ते हैं। मैनी एनिमल्स हैव जस्ट कैविटीज़ इन देयर बॉडीज़। बहुत सारे एनिमल्स हैं बस केवल कैविटी तो होती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में होती है, जैसे लॉयन में होती है, एलिफेंट में होती है, गोट्स में, काऊ में, स्नेक्स में और बर्ड्स में होती हैं। अब कॉकरोच कैसे ब्रीथ करते हैं? मैनी इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हैव स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पायरिकल्स। उनमें छोटी छोटी ओपनिंग होती है जिन्हें स्पायरिकल्स कहते हैं, और वो उनके बॉडी के साइड में होती है। डायग्राम भी अभी आप देखेंगे। ऑल्सो दे हैव एन एयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उनका एक जैसे एयर की ट्यूब होती है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं। दैट अलाउज द ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द इंसेक्ट, जिससे कि गैसेज का एक्सचेंज होता है। द एयर एंटर द बॉडी थ्रू द स्पायरिकल्स। आपने कॉकरोच के देखा ना, ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल निशान होते हैं, ये स्पायरिकल्स होते हैं, इनसे तो एयर अंदर जाती है। एंड डिफ्यूजेज इन द सेल्स, और सेल्स में जाके घुल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, यानी कि ट्रैकिया से होते हुए जाकर। सिमिलरली द एयर फ्रॉम द सेल्स एंटर द ट्रैकिया। एयर सेल में से जो एयर होती है ट्रैकिया में जाती है, एंड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पायरिकल्स, और फिर स्पायरिकल से ही बाहर निकल जाती है। ये देखिए यहाँ पर, ये तो स्पायरिकल्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये ट्रैकिया ट्यूब है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये जो बीच में गोल गोल हैं ये एयर सैक्स हैं। अब अर्थवॉर्म कैसे ब्रेथ करते हैं? अर्थवॉर्म्स हैव ए सॉफ्ट स्लीमिंग एंड मॉइस्ट स्किन। इनकी बड़ी सॉफ्ट स्लीमिंग, बहुत ही मतलब चिकनी सी गीली स्किन होती है। हैंस द गैसेज कैन इजीली पास इन एंड आउट ऑफ द अर्थवॉर्म थ्रू इट्स स्किन। उसकी तो स्किन में से ही गैस, ऑक्सीजन यानी कि जो एयर है वो अंदर जाती है और बाहर निकलती है, वो से ब्रीथ करते हैं। सिमिलरली फ्रॉग्स ऑल्सो हैव ए स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन दैट कैन हेल्प इन ब्रीदिंग। फ्रॉग्स के साथ भी ऐसा ही है, उनकी स्लिपरी और मॉइस्ट स्किन होती है, नमीदार, गीली। हावेवर फ्रॉग्स कंटेन लंग्स टू, लेकिन फ्रॉग्स में लंग्स भी होते हैं। ये अर्थवॉर्म का देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देते हैं। ब्रीदिंग अंडर वाटर, वाटर के अंदर कैसे ब्रेथ करते हैं? एनिमल दैट लिव अंडर वाटर, वो एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं, हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। उनके अलग ही तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं गिल्स। दे आर ए कॉम लाइक स्ट्रक्चर, वो कंघी जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ दिस एनिमल्स। गिल्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एनिमल्स एंड द वाटर ईजिली। वाटर में ऑक्सीजन होती है तो वो एनिमल्स और वाटर के बीच में उसका एक्सचेंज करते हैं। सम एनिमल्स कॉल्ड द एम्फीबियंस कैन ब्रीद ऑन लैंड बाय लंग्स एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन अंडर वाटर। एम्फीबियंस कहते हैं उन एनिमल्स को हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। तो वो लैंड पे आके लंग्स से ब्रीथ करते भी, जैसे मैंने बताया फ्रॉग्स के लंग्स भी होते हैं, और जब वो वाटर में होते हैं तो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं जो बड़ी मॉइस्ट होती है, जैसे कि फ्रॉग्स और टोड्स। अभी आपको बताया था कि फ़िश के गिल्स होते हैं और ये कंघे जैसे होते हैं, तो इनसे ये सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नो दैट प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, दे टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, एंड यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ करते हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स दे रिलीज आउट ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन इंडिपेंडेंटली रेस्पायर। प्लांट्स के सभी पार्ट्स अलग अलग तरीके से सब अपने इंडिपेंडेंट होकर रेस्पायर करते हैं। दैट इज दे कैन टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ऑन देयर ओन। इसीलिए वो अपने आप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव स्टोमेटा प्रेजेंट अपॉन देम। प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं, विच आर स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे पोर जैसे होते हैं,
दे अलाउ गैसेज एक्सचेंज इन लीव्स, और उसी से लीव्स में गैस का एक्सचेंज होता है। द वुडी स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, जो प्लांट्स का वुडी स्टेम होता है वो भी रेस्पायर करता है। रेस्पायर का मतलब पता है ना, ब्रीथ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड लेंटिसेल्स। उसमें स्पेशल तरह के टिश्यू होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, उनमें बड़े बड़े इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं। दे एग्जिस्ट एट डेड सेल्स ऑन द वुडी प्लांट्स, वो वुडी प्लांट्स में डेड सेल्स के रूप में मौजूद होते हैं और रूट्स में होते हैं। एंड अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उनसे गैसेज का एक्सचेंज होता है। द बार्क ऑफ ट्रीज ऑल्दो इज इम्परमिएबल टू गैसेज, जो ट्रीज की बार्क होती है, छाल होती है, वो गैसेज को नहीं ले सकती अंदर, वो इम्परमिएबल होते हैं, उसमें कोई चेन नहीं होते हैं। दी टिश्यूज सर्व एन इम्पोर्टेंट पर्पज, इसलिए जो ये लेंटी सेल्स वहाँ पर हो जाते हैं वो स्टेम्स के रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एज द नेम सजेस्ट लेंटी सेल्स हैव ए लेंस लाइक शेप, उनकी लेंस जैसी शेप होती है। ये देख रहे हैं आप, ये बार्क और ये लेंटी सेल्स हैं जो छोटे छोटे, अभी आप कभी पेड़ को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बेकार की चीज़ नहीं है, बल्कि उनके ब्रीदिंग के लिए है, रेस्पिरेशन के लिए है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम, जो प्लांट्स के रूट्स होती हैं उन पे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। हैंस दे कैन एब्जॉर्ब द एयर प्रेजेंट इन द सॉयल, वो सॉयल में जो होती है एयर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये स्टोमेटा का यहाँ पर देखिए डायग्राम, बहुत ही सुंदर है। ये एक लीफ है, लीफ का इतना सा हिस्सा काट के दिखाया, ये छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें। तो ये CO2 लेते हैं, आप जानते हैं प्लांट्स की लीफ जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और छोड़ती हैं ऑक्सीजन। तो वाटर और ऑक्सीजन यानी कि O2 को ये रिलीज़ करते हैं, जिसमें कि फिर हम सांस लेते हैं। वाई प्लांट्स कैन डाई इफ़ ओवर वाटर्ड, अगर प्लांट्स में ज़्यादा वाटर डाल दिया जाए मर क्यों जाते हैं। वी नो दैट द रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉयल, रूट्स को सॉयल से ऑक्सीजन मिलती है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द एयर इन द सॉयल इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स, कि जो सॉयल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ही एयर भी होती है। अलॉन्ग विद द एयर सॉयल ऑल्सो कंटेन मोर वाटर और मॉइस्चर, एयर के साथ साथ सॉयल में वाटर भी होता है। इफ़ यू ओवर वाटर द प्लांट, अगर हम प्लांट में ज़्यादा पानी डालेंगे, द स्पेसेस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल्स, तो जो सॉयल पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होती है जहाँ एयर थी वहाँ पानी भर जाता है, वो क्लोग हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट द रूट्स विल नॉट बी एबल टू गेट इनफ एयर, इसलिए रूट्स को ज़्यादा एयर नहीं मिलेगी और प्लांट कैन डाई, प्लांट मर भी सकता है। ये देख सकते हैं सॉयल पार्टिकल्स हैं, ये रूट हेयर है, ये रूट जा रही है बीच में से, ये यहाँ से निकल के, ये एयर स्पेसेस जो खाली जगह है ना, ये वाली एयर स्पेसेस है। अब ज़्यादा वाटर डालेंगे तो इन जगह में भी वाटर भर जाएगा और एयर की जगह नहीं बचेगी, इसीलिए प्लांट ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।